हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। आज हम आपके सामने केमिस्ट्री लेक्चरर पेपर PYQs पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पे जो होगा उससे रिलेटेड हम उसे डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत बेस्ट होने वाली है। क्वेश्चन PYQ के साथ साथ हमारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, आई प्रॉमिस यू टुडे। तो वीडियो लास्ट तक देखें, साथ में बने रहें। आओ टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि है कि द रीजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज। ग्लूकोज और सुक्रोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रीजेंट इस्तेमाल किया जाता है? पहला दिया है मॉलिस रीजेंट। मॉलिस रीजेंट जो होता है वो अल्फा नेफ्थॉल और एल्कोहल का 5% 5% अल्फा नेफ्थॉल 95% इथेनॉल होता है। मतलब उसने पूछा नहीं है पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है। तो बेसिकली तो एथेनॉल और मॉलिस अल्फा नेफ्थॉल का मिक्सचर मॉलिस रीजेंट कहलाता है। मॉलिस रीजेंट कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन करता है। वो ग्लूकोज जो कि मोनोसेकेराइड है, सुक्रोज जो कि डाइसेकेराइड है, उन दोनों में कोई डिफ्रेंशिएट पर्टिकुलरली नहीं करता। तो मॉलिस रीजेंट तो आंसर हो नहीं सकता ग्लूकोज और सुक्रोज में डिफ्रेंशिएट करने का। दूसरा ऑप्शन दिया था फेलिंग रीजेंट। फेलिंग रीजेंट जो होते हैं वो फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में फेलिंग रीजेंट पढ़ा होगा आपने, एक टॉलन रीजेंट पढ़ा है। ये दोनों के दोनों रीजेंट एल्डिहाइड और कीटोन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन जो ग्लूकोज होता है उसमें तो एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए था फेलिंग रीजेंट को, बट क्या होता है कि जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये टॉलन और फेलिंग रीजेंट दोनों तीनों को रिड्यूस कर देता है। जबकि जो सुक्रोज है वो एक डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज होते हैं। लेकिन जो आपका फेलिंग रीजेंट होता है या टॉलन रीजेंट होता है वो सुक्रोज को रिड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए इन्हें रिड्यूस नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स भी बोला जाता है सुक्रोज को। और यही कारण है कि जो फेलिंग रीजेंट है वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज यानी कि मोनोसेकेराइड को तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन जो टॉलन या फेलिंग रीजेंट है वो सुक्रोज को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, आपका जो फेलिंग रीजेंट है वो ग्लूकोज और सुक्रोज को डिफरेंशिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसने कंसंट्रेटेड H2SO4 बोला। तो जो आपका मॉलिस रीजेंट होता है, हम सैंपल लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का, हम उसमें मॉलिस रीजेंट की 2-3 बूंदे मिलाते हैं, साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 भी मिलाते हैं। तो वो पूरे कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए ही कंसंट्रेटेड H2SO4 भी मॉलिस रीजेंट के साथ यूज़ किया जाता है। और जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो पॉलीसेकेराइड की पहचान करने के लिए यूज़ किया जाता है, स्टार्च वगैरह की। तो आंसर मस्ट बी फेलिंग सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन जो इसने, दूसरा क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बिल एमीन रिएक्शन कौन से एमीन्स देते हैं? तो कार्बिल एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन या क्वाटनरी एमीन्स देते हैं। तो बेसिकली पहली बात तो जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है वो ये होती है, आपके सामने है। 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन CH Cl3 और 3 KOH से कराया जाता है। तो आपका आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होता है। अजीब सी स्मेल भी आती है इसमें, स्पेलिंग वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें। तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन बनता है। कौन करते हैं ये? सिर्फ 1 डिग्री एमीन कहते हैं, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्वाटनरी वगैरह नहीं करते हैं। CH Cl3 और 3 KOH ये और कहीं भी यूज़ किया जाता है, रीमर टीमन रिएक्शन में, जहाँ पे आर्ट फिनॉल से क्या बनाया जाता है, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। बट वहाँ पे सैलिसल्डिहाइड बनता है, और जबकि कार्बिल एमीन रिएक्शन वाले में 1 डिग्री एमीन ही इस टेस्ट को देते हैं और आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी बताओ। तो ये कमी वाला पोर्शन विटामिन को लेकर के किससे कौन सी बीमारी होती है काफ़ी बार पूछा जाता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है, विटामिन ई की कमी से स्किन डिजीज हो जाते हैं, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड क्लॉट नहीं होता। आपने कहीं काटा तो या कट गया, तो बेसिकली किसी के लिए आपने हाथ काटा तो विटामिन के बॉडी में ज़्यादा रहा तो शायद बच जाओ, क्योंकि वो ब्लड को क्लॉट करवा देता है। ट्राई मत करना घर पे। बट बेसिकली क्या होगा कि विटामिन के अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट होने का मतलब ये है कि जल्दी से अगर कहीं पे कट गया है छोटा मोटा तो वहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा और आपको ब्लड बहने से रुक जाएगा। तो विटामिन के वो काम करता है आपकी बॉडी में। विटामिन ए जो होता है आपका, उसका एक साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आपका रेटिनॉल होता है। रेटिना, नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिना आँख से रिलेटेड है, उसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ,
क्वेश्चन का आंसर तो नाइट ब्लाइंडनेस ही है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे बात करते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम से। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो एल्कोहल होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल में एल्कोहल की एसिडिटी को पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि एल्कोहल 2 टाइप की रिएक्शन देता है, एक तो OR H बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली, और एक R और OH के बीच बॉन्ड टूटने की वजह से होने वाली रिएक्शन। तो जहाँ पे R और OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा वहाँ पे ये रिएक्शन साबित होती है कि एल्कोहल बेसिक बिहेवियर दिखा रहा है। तो एक सवाल पूछा जाता है, एल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं क्यों? Na और NaOH से ही वाली रिएक्शन ही आपको ये साबित करती है, क्योंकि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन Na से कराते हैं तो यहाँ से H निकलता है और Na जुड़ जाता है, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है। तो इसने बोला कि 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल में कौन जल्दी से Na से रिएक्ट करेंगे, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख दो। तो ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। तो एक्चुअली में होता क्या है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल में एसिडिक नेचर उस बात पे डिपेंड करेगा प्लस आई ग्रुप पे, इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो प्लस आई ग्रुप जुड़ने से एसिडिटी कम हो जाती है। एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं, तो इस डिग्री सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री उससे कम एसिडिक होगा। तो एसिडिटी का ऑर्डर ए ऑप्शन वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच मतलब कौन सा इनमें से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। 4 कंपाउंड दिए हैं। तो एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए आपके पास 4 शर्त होती है, ऑल कार्बन sp2, साइक्लिक, कॉन्जुगेशन, प्लेनर। ये 4 बातें जो मॉलिक्यूल सेटिस्फाइड करता है वो एरोमेटिक हो जाता है, जबकि ये चारों बातें 1 2 3 ऑप्शन में सेटिस्फाइड हो जा रही है। जबकि जो डी ऑप्शन है आपके पास, उस डी ऑप्शन में एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसमें एक क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल sp3 टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन एरोमेटिक होते हैं। तो डी ऑप्शन नॉन एरोमेटिक होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट टू बेनेडिक्ट रीजेंट। बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट और इन सब की पहचान के लिए यूज़ किया जाता है आपके पास बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट पे पूरी एक वीडियो भी बनाई है मैंने। तो इसमें बोला है कि बेनेडिक्ट टेस्ट इनमें से कौन सा नहीं देगा। आंसर बी ऑप्शन है, बेनेडिक्ट गैलेक्टिकॉल जो ऑप्शन है वो इस टेस्ट को नहीं देने वाला। कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इज डन विच ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। तो बेसिकली फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाना है आपको, कौन सी वाली रिएक्शन का इस्तेमाल करोगे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला भी था, एमीन वाले में भी सेम रिएजेंट यूज़ हो रहा था। RT ट्रिक भी है यहाँ पे याद रखने के लिए, RT फोन टू क्लोरो UR सैलिसल्डिहाइड। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, RT का मतलब रीमर टीमन, फोन का मतलब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हैं विथ 3KOH और सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। तो ये रीमर टीमन रिएक्शन ही है जो आपका फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बना सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स एक टाइप के बीज हैं। तो इनमें से किस में पॉपी सीड्स पाए जाते हैं, निकोटीन में, कोकीन में, मॉर्फिन में या मेस्केलिन में। तो बेसिकली इसका आंसर है मॉर्फिन में। मॉर्फिन में आपके कौन से बीज पाए जाते हैं, पॉपी सीड्स पाए जाते हैं। और ये निकोटीन, कोकीन, मॉर्फिन या मेस्केलिन जो भी हैं, ये चारों के चारों ये एल्कलॉइड्स के एग्जाम्पल है। एल्कलॉइड्स नेचुरल प्रोडक्ट का टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है लेक्चरर वाले में, तो उसी का ये क्वेश्चन है ये। तो याद रखेंगे कि पॉपी सीड्स मॉर्फिन में पाए जाते हैं। इस कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा है इसने। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, जिस बात को आपको कभी नहीं भूलना है। सबसे पहले वर्ड रूट का नाम, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले लगा देते हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और CH3 तो प्रीफिक्स लगा हुआ है साइड में। दोनों फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल में बड़े फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो उसी के रिस्पेक्ट में काउंटिंग कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 काउंटिंग हो जाएगी। तो इसका नाम आने वाला है 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी 1 2 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ वाटर सॉल्युबल। इनमें चारों में से कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो बेसिकली B और C, जो विटामिन B और C जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और उसके अलावा A D E के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर के बहुत सारे टाइप है, पॉलीमर को अलग से भी टॉपिक में पढ़ सकते हैं। तो मैं बहुत स्पीड में भी बोल रहा हूँ, आपको 2x पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली हमारे पास एक होता है एडिशन पॉलीमर।
मतलब जिसमें सारे के सारे रीजेंट जुड़ते हैं और कुछ भी बाहर नहीं निकलता, सब जुड़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जबकि जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं उसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में जब मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो उसमें कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्मेट में बाहर भी निकल जाते हैं। तो इसमें आपका जो टेरिलीन जो कंपाउंड होता है, बाकी सब मुझे लगता है एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल है ए, बी और डी वाले। जबकि जो टेरिलीन होता है वो एडिपिक एसिड, सॉरी एडिपिक एसिड बोल रहा हूँ मैं, टेरिथेलिक एसिड बेंजीन रिंग पे दो COH ग्रुप लगे हुए हैं, टेरिथेलिक एसिड और ग्लाइकॉल। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो देखा आपने H2O का मोल्स भी बाहर निकला होगा, क्योंकि इसमें मोल्स बाहर निकले हैं तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, जुड़ तो रहे पर कुछ चीज़ें बाहर भी निकली है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, इनमें से कैनिजारो कौन नहीं देने वाला। कैनिजारो रिएक्शंस वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। जिन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन फॉर्मेशन शो करते हैं। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा, वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। अब इन चारों के स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लो। इन चारों के स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन क्या चीज़ होती है, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उससे जुड़ी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जिसके पास अल्फा कार्बन एब्सेंट होगा वही इस कैनिजारो को रिएक्शन को देगा। तो जिनमें से डज नॉट पूछा है, तो बाकी सब में तो आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि किस में नहीं है, एसिटल्डिहाइड में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो ही इस टेस्ट को नहीं देने वाला। बाकी सारे के सारे में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये इस टेस्ट को दे देंगे। जबकि एसिटल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है, 1 अल्फा कार्बन भी है, तो वो इस टेस्ट को नहीं देने वाला। ये बहुत बढ़िया सवाल है, TLC का क्वेश्चन है। TLC मतलब क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है। तो क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी चलती है, प्लेट क्रोमेटोग्राफी चलती है। प्लेट मतलब TLC चलती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसी TLC का क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है, RF वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। आपने एक पेपर भी ले सकते हो, TLC भी ले सकते हो। TLC का मतलब ये होता है एक प्लेट लेनी होती है, उसके ऊपर सिलिका जेल का लेयर चढ़ा देते हैं, पतली सी सिलिका पेस्ट बना करके उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। उसके बाद एक पेंसिल से एक मार्क कर लेते हैं नीचे की साइड, उस पर हम सैंपल ड्रॉप करते हैं। उस सैंपल को एक सॉल्वेंट में डुबो देते हैं, और जब वो रन करता है आपके पास, जब वो रन करता है ऊपर की तरफ, तो सॉल्वेंट भी ट्रैवल करता है और आपका सैंपल भी ट्रैवल करता है। तो RF वैल्यू निकाली जाती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सैंपल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ने कितना ट्रैवल किया, उनका जो डिवाइड आता है वो आपका RF वैल्यू कहला देता है। तो अब ये क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि किसी TLC प्लेट पर कंपाउंड मूव्स अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर, सॉल्वेंट ने 19 ट्रैवल किया, तो सॉल्वेंट 19 तक ट्रैवल कर गया, जबकि जो सैंपल था वो आपका 12 तक गया था। तो RF वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, 12/19 से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि 0.63 आंसर आ जाएगा। कैफीन इज प्रेजेंट इन टी लीव्स एंड कॉफी सीड्स, कैन बी क्लासिफाइड इनटू। तो कैफीन, आई थिंक मैंने ऊपर वाले में भी एक जगह कैफीन का एग्जाम्पल आया था, सॉरी कैफीन तो नहीं आया था, कोकेन आया था। तो यहाँ पर आपके पास इसमें बोला है कि ये कौन सी कैटेगरी का है, तो ये एल्केलॉइड होता है कैफीन भी। तो ये लिख लेंगे हम यहाँ पर कि कैफीन प्रेजेंट इन टी लीव्स एंड कॉफ़ी सीड्स, तो जो कैफीन पाया जाता है वो एक एल्केलॉइड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। एक होते हैं रीजेंट। सबसे पहले ऐसे बेसिक समझते हैं, जब भी दो या दो से ज़्यादा टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दिस प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको बेस पार्ट कहते हैं, एक को रीजेंट कहते हैं, जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। इस रीजेंट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। फाइल मतलब मोहब्बत है, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियस से मोहब्बत करने वाले न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव होता है, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इसने पूछा कौन इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन यहाँ पे एक भी पॉजिटिव वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है, चारों में किसी में भी पॉजिटिव नहीं है। लेकिन जो H2O है उसके पास फालतू के दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, जिसे आप लोन पेयर कहते हो। NH3 के पास एक लोन पेयर है, डी ऑप्शन C2H5NH2 इथेनामीन में भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जबकि AlCl3 के आउटर मोस्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इसलिए AlCl3 इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए। विच वन ऑफ द
फॉलोइंग पॉलीमर इज अ चेन ग्रोथ पॉलीमर, इनमें से कौन सा चेन ग्रोथ पॉलीमर का एग्जाम्पल है? चेन ग्रोथ पॉलीमर वाले जनरली पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इस टाइप के होते हैं। ऐसे ही इसमें से एक एग्जांपल पॉलीस्टाइरीन वाला ऑप्शन है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड किस रिएक्शन में पॉसिबल है? वैसे तो क्लीमेंशन रिडक्शन में जो होता है वो एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्ट एल्केन में बदल जाता है। वुड्स रिएक्शन जो होती है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, वुड्स में भी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, पर एल्काइलाइट प्लस 2Na प्लस एल्काइलाइट एल्केन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन कार्बन के बीच यहाँ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो दोनों सेम टाइप का ही मामला है जनरली, मतलब वो एक ही मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, और वहाँ बोला भी जाता है कि वो एल्काइल ग्रुप दोनों सेम होने चाहिए। डिफरेंट वालों में वुड्स रिएक्शन होती नहीं, मतलब एक क्लोरोमीथेन ले लिया, एक ब्रोमोइथेन ले लिया ऐसे, या क्लोरोइथेन ले लिया, ऐसे नहीं ले सकते, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम लेने पड़ते हैं, तो वो सेम ही वालों के बीच बनता है। जबकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, फ्रिडल क्राफ्ट एक होता है एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अलग अलग मॉलिक्यूल के कार्बन आपस में जुड़ के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, या कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन मेरी नज़रों में आंसर होना चाहिए। कैनिज़ारो रिएक्शन में भी आपने देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन जिनमें एब्सेंट होते हैं तो एक वो जुड़ते नहीं है एक्चुअली, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है, अल्कोहल बनता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होकर उसका सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन आपको पता होंगी, अभी तो हम क्वेश्चन पे ही बात करें। जिस दिन फिर से टॉपिक वाइज पहले भी वीडियो बनाई है एल्डिहाइड कीटोन वगैरह वाली, वहाँ पे सारी रिएक्शंस एक्सप्लेन की हैं, पर अभी हम पेपर के एक्सप्लेनेशन पे जनरली बात करें। फिर भी मैं मोटे तौर पर आपको मोटा मोटा आइडिया सब चीज़ का दे दे रहा हूँ। आंसर फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का फ्रिडल क्राफ्ट वाला रिएक्शन होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो CO2, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2 होते हैं, जबकि O2, N2O ये ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट शो नहीं करती है। तो आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी प्रोटॉन सिग्नल्स वुड बी एक्सपेक्टेड इन द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन मॉलिक्यूल है। इसमें NMR के कितने सिग्नल आएंगे? NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पिन रेजोनेंस, सॉरी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली में क्या करना होता है, हमको हाइड्रोजन का इन्वायरमेंट पहचानना होता है। इन्वायरमेंट मतलब ये होता है कि आसपास में कैसे जुड़ा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझा लेता हूँ पहले, CH3, CH2, Cl। तो इसमें CH3 के तीनों H का एनवायरनमेंट एक जैसा है, CH2 के दोनों H का एनवायरनमेंट एक जैसा है, तो CH3 को हम A टाइप के प्रोटॉन्स मान लेंगे, CH3 के 3 H, जबकि CH2 के 2 H B टाइप के प्रोटॉन मान लेंगे। और जब इन दोनों टाइप के प्रोटॉन के बारे में हम बात करेंगे तो A और B, तो जितने भी इन्हें कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। A टाइप के एक तीनों के 3 अलग अलग प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन है, 2 H B के दोनों इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, दोनों का एनवायरनमेंट एक जैसा है। जबकि जो दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट वाले हैं तो कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गए? 2, A और B, तो इसके सिग्नल आएंगे 2। जबकि जिसके लिए सवाल पूछा गया है उन चार प्रोटॉन्स है, लेकिन चारों का एनवायरनमेंट एक जैसा है। एनवायरनमेंट मतलब उससे पड़ोस में Cl है, इसके पड़ोस में Cl है, इसके पड़ोस में CH2 है, इसके पड़ोस में CH2 है, सबका एनवायरनमेंट एक जैसा है। तो इसका एक सिग्नल आना चाहिए मेरी नज़रों में। कितना आंसर भी आई थिंक एक दो तो होना ही पड़ेगा, एक ही ऑप्शन आएगा 1। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एथीन मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं तो पॉलीएथीन या पॉलीथीन बनती है। तो पॉलीथीन बनते वक्त होता क्या है कि आपका ये जुड़ते चले जाते हैं और बहुत लंबी लंबे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन रिएक्शन को कंट्रोल में करने के लिए एक कैटलिस्ट मिलाया जाता है जिसे जिगलर नाटा कैटलिस्ट कह रहे हैं। उसका फॉर्मूला TiCl4 + C2H2 का होल थ्राइस Al। ये वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। इसने बी ऑप्शन भी गलत लिखा है, एक्चुअली C2H2 नहीं होना चाहिए, C2H5 होना चाहिए, इथाइल ग्रुप होना चाहिए, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और TiCl4। अब इसने एक क्वेश्चन ये थोड़ा 21 वाला पता नहीं अजीब सा दिया है, ये हेमीटर्पीन्स आर द कंपाउंड कंटेन। एक होता है मोनोटर्पीन्स, मोनोटर्पीन में क्या होता है, आइसोप्रीन की 2 यूनिट होती है। अभी मोनो का भी हेमी कहना चाह रहा है, तो इसमें 1 आइसोप्रीन यूनिट होनी चाहिए थी मेरी नज़रों में, इसने फिर भी 2 आइसोप्रीन यूनिट दे रखी है। यहाँ पे हेमी कहने का मतलब इसके मोनोटर्पीन से है। वैसे हेमी का मतलब तो आधा टाइप होता है, या फिर इसने क्वेश्चन ही गलत ढंग से पूछ लिया।
मोनोटर्पीन्स जो होती हैं, टर्पिनोइड्स जो होते हैं वो टर्पीन से बने हैं। टर्पीन्स का मतलब यहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट होता है, 2 आइसोप्रीन यूनिट जुड़ के मोनोटर्पीन बनाती हैं, 4 आइसोप्रीन यूनिट जुड़ के डाई टर्पीन्स बनाते हैं। फिर ऐसे 2-2 यूनिट का कॉम्बिनेशन रहता है, पर इसने मोनोटर्पीन्स बोला था तो 2 आइसोप्रीन यूनिट होना चाहिए था अगर मोनोटर्पीन्स बोला होता तो। इसने हेमीटर्पीन बोला था तो मेरी नज़रों में तो 1 आइसोप्रीन यूनिट होना चाहिए था। आइसोप्रीन का मतलब ये है, ये स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रहा है 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन वाला, पर मेरी नज़रों में इसका आंसर हेमी बोला था तो 1 आइसोप्रीन यूनिट होना चाहिए। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? पायरेनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज के लिए बोला जाता है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के लिए बोला जाता है, और जो पायरेनोज स्ट्रक्चर होता है जो साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो एक हेमी एसिटल है। एसिंटल बोल दिया इसने, एसिटल होना चाहिए था वैसे। एल्डिहाइड वाले एसिटल बनाते हैं, फ्रक्टोज वाले मतलब कीटोन वाले कीटल बनाते हैं। तो ये जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं तो पहले तो बनता है हेमी एसिटल, फिर कराते हैं तो एसिटल बनता है। लेकिन जो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर रहता है उसमें एक ही बार रिएक्शन होती है और वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है। तो इसका मेरी नज़रों में ये कौन सा वाला होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए हेमी एसिटल। लिनोलेनिक एसिड इज अ काइंड ऑफ फैटी एसिड विच कंटेन्स, लिनोलेनिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब ये वाले स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ी सी इस वाले चैप्टर पे भी बात करनी पड़ेगी तभी हमको याद रहेगा। फिलहाल ये वाले को जो ऑप्शन है इसमें 18 कार्बन होते हैं और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लिनोलेनिक एसिड। बेंजीन रिंग एक्टिवेटर ग्रुप्स आर, बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, जो इनके पास लोन पेयर होते हैं वो दे सकते हैं, जिनके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो खींचते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो, जो विड्रॉइंग होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड वाले फंक्शनल ग्रुप। जबकि जो डोनर वाले टाइप होते हैं, ऑर्थोमेटा पैरा पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। तो बेसिकली जो बेंजीन रिंग पर जो जिन फंक्शनल ग्रुप में लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वो वाले कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप ही कहलाते हैं वो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाना चाहिए? पहला ए ऑप्शन हो जाना चाहिए मेरी नज़रों में। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद Na2Cr2O7H2SO4, इनमें से कौन सा इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा? एक्चुअली ये जो होता है ये 1 डिग्री एल्कोहल को जनरली काम करता है ये, और ये एल्डिहाइड कीटोन पे 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाते हैं, 2 डिग्री कीटोन बनाते हैं, जबकि 3 डिग्री कीटोन नहीं बना पाते, या वो एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम क्रोमेट H2SO4 के साथ। तो इस रिएक्शन में आपका 3 डिग्री एल्कोहल है जो इस टेस्ट को नहीं दे पाएगा, जबकि 1 डिग्री वाले एल्कोहल एल्डिहाइड 2 डिग्री वाले कीटोन बना देंगे। इसलिए बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। हाउ मेनी NMR सिग्नल इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड में NMR सिग्नल कितने आएंगे? इसका क्वेश्चन इसने अलग पूछा है, आंसर इसका अलग से दे रखा है, गलत आंसर दिया है इसने क्योंकि दोनों अलग स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इनमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन 1 2 3, मेरे हिसाब से 3 आंसर आना चाहिए था जिस हिसाब से क्वेश्चन है। अब इसने इसका आंसर दिया हुआ है 1 2 1 2 3 4 2 3 4 5, 5 आना चाहिए इसका आंसर। मैं आपको ABCDE करके दिखा दूंगा। जबकि इसके बाद इसने क्या किया है, आंसर या सॉल्यूशन के टाइम पे जो सॉल्यूशन इन्होंने दिया है, इसके सॉल्यूशन में इसने बेंजीन रिंग बना दी। बेंजीन रिंग बनाने से हुआ क्या कि इसके पास जहाँ पे HS थे वो हट गए होंगे, हटने की वजह से यहाँ पे सिर्फ 2 ही इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, इस वजह से इसका 2 सिग्नल बता रहा है। लेकिन जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन पूछा था उस हिसाब से 1 2 3 4 और मुझे तो 5 दिखाई दे रहे हैं, 5 होने चाहिए, 5 NMR सिग्नल आंसर होना चाहिए था जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा था। इसका IUPAC नेम बताएं। अगर मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूँ तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से कर रहा हूँ तो 1 2 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले प्राइमरी सफिक्स होते हैं, जो मिथाइल ग्रुप हैं वो सब प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं। ध्यान से देख लें कंपाउंड। तो होता क्या है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले प्राइमरी सफिक्स है, सफिक्स बड़े होते हैं, प्रीफिक्स छोटे होते हैं। काउंटिंग डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे तो इसका मेरी नज़रों में नाम होना चाहिए 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटटूइन, 4 मिथाइल पेंटटूइन। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 पे आ जाते हैं।
द कंपाउंड विच कंटेन्स मैनी NH और CO बॉन्ड इन द सेम मॉलिक्यूलर नोन एज, ये एक्चुअली प्रोटीन्स होते हैं, एमिनो एसिड्स हैं ये, NH2 CO NH2 ये सब जुड़ते रहते हैं, जो एमिनो एसिड्स जिसमें एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं, ये आपस में कंबाइन करते रहते हैं, कंबाइन करते करते पेप्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जिस बॉन्ड से एमिनो एसिड की यूनिट जुड़ती है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। बहुत सारी पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ जाते हैं तो उन्हें पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। 2 यूनिट जुड़ रही होगी एमिनो एसिड की तो डाईपेप्टाइड कहेंगे, 3 जुड़ेगी तो ट्राईपेप्टाइड कह देंगे, बहुत सारी जुड़ेंगी तो पॉलीपेप्टाइड कह देंगे, 100 से ज़्यादा जुड़ने लग जाएंगी तो उन्हीं को प्रोटीन्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का मेन सोर्स क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा कि विटामिन डी जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, सूरज भैया से मिलता है। जब भी बच्चों को कोई दिक्कत होती है, स्टार्टिंग में भी बच्चों को कहते हैं विटामिन डी के लिए धूप दिखाओ बच्चों को। अभी तो मत देखना, बहुत गर्मी चल रही है, कहीं पता लग रहा है धूप के चक्कर में तुम ही दिखाई ना दो, इतने काले पड़ जाओ। तो बेसिक मेरी तरह टेंशन मत लो भाई, तुम्हारा भाई तुम्हारी तरह ही, नहीं तुम लोग स्मार्ट लोग हो। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ये आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे आप, इसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन से OH ग्रुप राइट होगा या लेफ्ट होगा। अगर राइट और लेफ्ट होते हैं, इसमें एसिमेट्रिक कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये मॉलिक्यूल कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है जो और नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज बनाएगा। शर्त ये होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कि असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। ये दोनों बातें इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। जो भी ये दोनों बातें जिस मॉलिक्यूल में सेटिस्फाइड हो जाती हैं वो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज बनता है। तो नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज बन गए होंगे इसके, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जो कंपाउंड या जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होते हैं उन्हें इनएंशियोमर्स भी कहते हैं। तो अगर इनएंशियोमर पूछा होता तो वो भी इसका जवाब हो सकता था। इस बार 12th वालों ने भी ऐसी बदतमीजी करी थी, आज तक इनएंशियोमर नहीं पूछते थे, पूछा था एक जगह पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेबल शुगर, टेबल शुगर कुछ नहीं है, घर की चीनी है, तो चीनी को कहते हैं, चीनी बोले तो सुक्रोज को कहते हैं, इसलिए सुक्रोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सबसे छोटा एमिनो एसिड कौन सा होता है, ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्परिजीन और काफ़ी सारे 20-21 एमिनो एसिड है। मैंने 20-25 पढ़े थे, लेकिन 12 की बुक्स तो कहती है कि 20 एमिनो एसिड होते हैं, जिसमें 10 इसेंशियल 10 नॉन इसेंशियल है। कुछ बुक्स 9 और 11 का भी रेशो बोल देती है, बट जनरली एमिनो एसिड जो सवाल पूछा है, सबसे छोटा एमिनो एसिड तो ग्लाइसिन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज द स्वीटेस्ट, फ्रक्टोज भैया जो है वो काफ़ी, इसने ऑप्शन देखो, इसने आंसर गलत लिखा हुआ है, इसने सी ऑप्शन लिखा है लेकिन आंसर में फ्रक्टोज ही बोला है। फ्रक्टोज ही सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। फ्रक्टोज काफ़ी ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, गलत बोला ना मैंने, एसीटोन और प्रोपेनल ये 2 मॉलिक्यूल है, ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करने वाले हैं। इन दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, तो इसलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, वो मैं पहले बता चुका था। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसका नाम विटामिन ए का जो नाम आता है वो रेटिनॉल भी आता है साइंटिफिक नेम। विटामिन डी वाला एक क्वेश्चन आया था, विटामिन डी वाले का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी के लिए भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है पेपर में। 35 के बाद 36, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स मेक्स द बेंजीन रिंग मोर एक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, हेलोजन विड्रॉइंग होता है, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप होता है मल्टीपल बॉन्ड के कारण, CN विड्रॉइंग ग्रुप होता है। वैसे तो हेलोजन भी के पास लोन पेयर भी होते हैं तो वो प्लस आई ग्रुप भी शो कर लेता है, हाँ प्लस आई तो नहीं, प्लस R इफेक्ट शो कर लेता है। विड्रॉइंग ग्रुप के मामले में माइनस आई इफेक्ट शो कर लेता है, जबकि OH जो है वो OH आपका अच्छा खासा डोनर माना जाता है लोन पेयर 2-2 के कारण, तो फिनॉल एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए OH ग्रुप वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें। 37 के बाद, इनमें से विच मॉलिक्यूल शो बोथ इंट्रा एंड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनता है तो उसे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं।
जब एक ही मॉलिक्यूल के बीच बनता है तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेता हूँ ढंग से। हाँ, क्या है? द मॉलिक्यूल विच शोज बोथ इंट्रा एंड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, वो एक्चुअली क्या है कि वो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में भी बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक ही मॉलिक्यूल में भी बना सकता है। तो वो ऐसा मॉलिक्यूल आपके पास होने वाला है पहला पहला वाला, इंटर और इंटर दोनों बना सकता है। 38th, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ईस्टर के ही होते होंगे, ईस्टर के साथ वो अपना चेंज करके अपना आइसोमर फॉर्म कर सकते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। जब फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन या हेलोजन से कराई जाती है तो फिनॉल में OH ग्रुप इतना एक्टिवेट होता है कि वो बेंजीन की एक्टिविटी को इतना बढ़ा देता है कि तीनों जगह पे रिएक्शन हो जाती है और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। लेकिन अगर मैं ये रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में कराता हूँ तो सिर्फ ऑर्थो या पैरा वाला ही फिनॉल बनता है। अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं फिनॉल का, तो फिनॉल का नाइट्रेशन कराने पर भी तीनों जगह पे रिएक्शन हो जाती है क्योंकि OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तब पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं या हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना हो तो फिर आप डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराते हैं। फिलहाल इसका आंसर CS2 की प्रेजेंस में कौन सा वाला बनेगा? ऑर्थो या पैरा वाला। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। ग्लूकोज को हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एंजाइम। किस एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसा होता है? जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। 40 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं, बाकी हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।